प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों का पुनः ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछला टॉपिक नातेदारी व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग नातेदारी क्या होती है, नातेदारी की श्रेणियों का अध्ययन किया। नातेदारी व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कि आपके व्यवहारों का, आपके दूसरे के पास कार्य करने के व्यवहार का या क्या क्या वंश परायण है उसको समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नातेदारी की श्रेणियां में आप लोगों को बतलाया गया कि नातेदारी की कौन सी श्रेणियां हैं। प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी आप लोग बताया कि 8 प्रकार के होते हैं। द्वितीयक नातेदारी में बताया गया कि 33 प्रकार के होते हैं। तृतीयक नातेदारी लगभग 151 प्रकार के होते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो नातेदारी की शब्दावली। नातेदारी की शब्दावली। नातेदारी की शब्दावली। नातेदारी की शब्दावली वंश परंपरा को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये मार्गन जो मानवशास्त्री है, मानवशास्त्री मार्गन है, उन्होंने जनजातियों का अध्ययन कर रहा था। तो उस अध्ययन के दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जो एक शब्द के द्वारा बहुत लोगों को डिफाइन करती हैं, और बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जो हर व्यक्ति के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड बना हुआ है। तो उन्होंने नातेदारी को, मार्गन ने नातेदारी को 2 प्रकारों में बांटा है। पहला है वर्गीकृत नातेदारी व्यवस्था। वर्गीकृत नातेदारी व्यवस्था, और दूसरा है विशिष्ट या वर्णात्मक नातेदारी व्यवस्था। मार्गन ने नातेदारी व्यवस्था को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। वर्गीकृत नातेदारी व्यवस्था, विशिष्ट या वर्णात्मक नातेदारी व्यवस्था। वर्गीकृत नातेदारी व्यवस्था उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जो एक शब्द के आधार पे बहुत से लोगों का संबोधन करती है। जैसे आप सेमा नागा, एक सेमा नागा जनजाति है, सेमा नागा। इस जनजाति में माँ, ताई, मौसी, माँ, ताई, मौसी के लिए एक ही शब्द अजा का प्रयोग करते हैं। एक ही शब्द अजा का प्रयोग करते हैं। सेमा नागा में माँ के लिए भी अजा का, मौसी के लिए भी अजा का, और ताई के लिए भी अजा ही शब्द का प्रयोग करते हैं। सेमा नागा में आप देखेंगे कि माता के भाई, फूफा और पत्नी के भाई के लिए अजू
अजू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि मॉर्गन ने अपने अध्ययन के दौरान देखा कि बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो लोगों को उनके संबंधों को व्याख्या करने के लिए, उनको संबंधों को जानने के लिए एक ही शब्द का संबोधन करती है। माँ के लिए भी अजा, मौसी के लिए भी अजा और ताई के लिए भी अजा शब्द है। सेमा नागा में माता के भाई, फूफा या पत्नी भाई के लिए एक ही शब्द अजू शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे इसी में कि जैसे दक्षिण भारत में भी ऐसी शब्दावली देखने को मिलती है कि एक ही शब्द का प्रयोग वो लोग कई लोगों के लिए करते हैं। और मामा का शब्द का प्रयोग माता के भाई, पत्नी के भाई आदि लोगों के लिए करते हुए वो लोग दिखलाई देते हैं। मगर विशिष्ट में देखेंगे, विशिष्ट या वर्णात्मक नातेदारी व्यवस्था में देखेंगे कि सभी लोगों के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, या वर्णात्मक या विशिष्ट, सबके लिए विशिष्ट स्पेसिफिक कि पिताजी को हमारा एक शब्द का संबंध है, माता के लिए अलग है, मौसी के लिए अलग है, चाची के लिए अलग है, ताई के लिए अलग है, काकी के लिए अलग है, अलग अलग हर व्यक्ति का एक स्पेसिफिक शब्द है। उसके आधार पर नातेदारी शब्दावली का चयन किया जाता है। और आगे मॉर्गन ने ही नातेदारी की रीतियां मिली हैं। मॉर्गन ने मॉर्गन महोदय ने नातेदारी की नीतियां, नातेदारी की नीतियां देखिए, समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए ऐसे रीति रिवाज बनाए गए हैं कि लोगों के व्यवहार नियंत्रित रहे, संतुलित रहे, नैतिक मूल्यों मापदंडों का वो पालन करते रहे। नातेदारी की नीतियां, ये भी मॉर्गन का एक तरफ से अध्ययन है। उन्होंने पहले अध्ययन किया था और देखा था कि समाज में कुछ इस तरह की नीतियां, नातेदारी की नीतियां बनाई गई हैं जिससे कि लोगों को व्यवहार नियंत्रित रहे और उसके अनुसार वो अपना व्यवहार लोगों के साथ करें, नैतिक मापदंडों मूल्यों का बनाए रखें। और नातेदारी की नीतियों में इन्होंने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, परिहार और परिहास। परिहार और परिहास। परिहार में एक परिहार, जैसे हमने ये कहा कि नातेदारी की जो नीतियां हैं उसमें ये है कि लोगों के व्यवहार को नियंत्रित रखा जाए, वो नैतिक मापदंडों मूल्यों का पालन करें, समाज में शुचिता बने रहे, समाज के मूल्य बने रहे, समाज में नैतिक मूल्यों का उन्मूलन न हो पाए, समाज में नैतिकता का मापदंड बना रहे। इन सारी चीजों को बनाने के लिए समाज ने कुछ विशिष्ट नातेदारी की नीतियां बनाई हैं, जिसमें परिहार का मतलब होता है कि पहला जो इन्होंने मॉर्गन ने बनाया परिहार संबंध, तो परिहार का मतलब होता है रोकना,
या निषेध, रोकना या निषेध। तो उन्होंने ये बताया कि समाज में है कि ऐसी नीतियां हैं कि आपस में एक दूरी बनाए रखें। जो परिहार है, रोकना या निषेध, मतलब पुत्र वधू और ससुर आपस में बात नहीं करते हैं, जो पहले का समाज था। और पुत्र वधू है या बहू है तो अपने ज्येष्ठ से बात नहीं करती है, और सास ससुर से भी दामाद का बीच में पर्दा है या घूंघट में लोग रह के बात करते हैं। तो इन सब जो मापदंड पहले हैं उसमें यह है कि नैतिक मापदंडों मूल्यों का पालन होता है। ऐसा जेम्स फ्रेजर ने कहा है कि यौन संबंधों को नियंत्रित करने के लिए ये नीतियां बनी हैं। और दूसरा है परिहास। परिहास मतलब हंसी मजाक के संबंध। समाज में कुछ ऐसे संबंध हैं जो आपस में लोगों को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं, जैसे देवर भाभी के संबंध, जैसे भाभी जेठानी का संबंध, कि ये लोग आपस में क्लोज रहे। तो और भी सारे ऐसे संबंध हैं जो अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह के निषेध हैं। तो कहीं पे परिहार और समाज में कहीं पे परिहार संबंध बनाए गए हैं। इन दोनों का ही उत्तरदायित्व है कि समाज में सामाजिक मापदंडों, मूल्यों और नैतिकता को बनाए रखा जाए। तो परिहार में रोकना या निषेध, बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जिसके सामने खड़े होकर बात करना या उनसे दूरी बना के रहा जाता है। हम लोग के समाज में आप देखते होंगे ससुर या बहू का, फिर जेठ का, उससे जो देवरानी है उससे, या बहुत सारे जैसे सास ससुर से भी दामाद की दूरी बनी रहती है, पर्दे में होकर लोग बात करते हैं। परिहार, ये परिहार संबंध के अंतर्गत आता है। परिहार संबंध में हंसी मजाक के संबंध, हम लोग के समाज में देवर भाभी का संबंध, जेठानी या भाभी का संबंध, बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जिनके बीच हंसी मजाक होता है संबंधों में क्लोजता लाने के लिए। तो हम लोग के समाज में एक प्रचलित नातेदारी की रीतियां हैं। तो आज का अध्ययन यहीं तक, कल अगले टॉपिक में अध्ययन होगा। धन्यवाद।